तो क्या आपको नहीं होती है बायोलॉजी याद? कोई नहीं है टेंशन की बात मेरे बच्चों। आज इस कहानी में मेरे साथ आप ये सीखेंगे कि कैसे इस क्यूट से सब्जेक्ट को हम लर्न करने वाले हैं। कोई बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। वेलकम बैक टू द अड्डा 24/7। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बायोलॉजी याद करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़बानी, जो शायद बदल दे आपकी ज़िंदगानी और बहुत ही आसानी से आप अपनी बायोलॉजी को याद कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बायोलॉजी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना। बहुत सारे लोग इसको फिज़िक्स मैथ्स से कंपेयर करने लगते हैं कि मैम मैथ्स तो हमें इतना जल्दी से इतने आसानी से बन जाता है, हमें बायो क्यों नहीं बनता इतने आसानी से। कुछ कारण है इसके बच्चों, ऐसे ही नहीं बायोलॉजी बन जाता। हर लेक्चर में, चाहे मैं 11th को पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं 12th को पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, चाहे 9th को पढ़ा रही हूँ, चाहे 10th को पढ़ा रही हूँ, हर बार मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि बायोलॉजी एक स्टोरी है। आपका अगर ध्यान पहले लेक्चर में नहीं है तो अगर मैं 7वां लेक्चर उसी जो है चैप्टर का पढ़ा रही होंगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको रामायण में आखिरी में ये जानना है कि रावण का वध कैसे हुआ तो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जानना पड़ेगा। तो मैम मैथ्स में भी तो यही जानना पड़ता है, बायोलॉजी में ऐसा क्या खास है? मैथ्स में आप अपनी अकल लगा सकते हैं, मैथ्स में आप इधर उधर से आंसर ला सकते हैं। बायोलॉजी में अगर आता है ना बच्चों तो आता है, और अगर नहीं आता तो नहीं आता। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा एग्जामिनेशन में हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं पर वो एग्ज़ाम तक तो पता नहीं, याद ही नहीं आती, और जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकलती हूँ याद आने लगती हैं। कारण क्या हो सकता है इसका? कारण ये है कि ये थ्योरी है। इस थ्योरी को अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं बायोलॉजी का क्या है, रटना ही तो है। ना ना, रटना नहीं है। अगर आपने रट लिया इसको तो काम आपका गड़बड़ हो सकता है। कैसे इस बायोलॉजी को याद रखें हम, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं मैम, इसमें तो बड़ी बड़ी थ्योरी होती है मैम। तो मैम भी तो बायोलॉजी की ही स्टूडेंट है ना, मैम को कैसे याद रहता है? मैम क्या बचपन से ही जो है संजीवनी बूटी खा के आई है क्या? नहीं नहीं भैया, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो आप चीज़ों को आसानी से ग्रास्प कर पाओगे। हो सकता है कि इस लेक्चर के बाद आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द बायोलॉजी इतना ज़्यादा हो जाए कि आप बायोलॉजी ही लेने को तैयार हो जाएं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर को बनाने का, इस सेशन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन बच्चों को बायोलॉजी से नफरत है, वो पसंद नहीं करते हैं, उनको भी ये लेक्चर, ये सेशन देखने के बाद बायोलॉजी से प्यार हो सकता है। सो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ मेरे साथ आप शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करें मैम? ओ मैम इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। हमेशा बहुत सारे लेक्चर्स में मैं ये बात भी करती हूँ, ऑलवेज़ यूज़ द फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स जिनको हम स्टिकी नोट्स की तरह भी यूज़ करते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्लैश कार्ड्स? फ्लैश कार्ड का मतलब होता है बहुत ही चमकदार होते हैं ये। कभी कभी देखो ध्यान से, इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मोड ऑफ स्टडी। ठीक है, हमेशा याद रखो कि आपको पता है कि बड़े बड़े टेक्स्ट बुक जब भी हम बायोलॉजी का उठाते हैं, इवन हम चाहे NCERT भी उठा रहे हैं ना, उस एक पेज में इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि जब हम तीसरी बार या दूसरी बार वही बुक उठाते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता। मैथ्स और फिजिक्स के साथ ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन हाईलाइट करेंगे और जब आप देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाए, पर बायोलॉजी में जब आप इस थ्योरी को हाईलाइट करने जाएंगे तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। तो मैम हम क्या कर रहे हैं? अगर आप सब इंपॉर्टेंट लगेगा तो क्या करें? तो जब मैम आपको पढ़ाती और बोलती कि ये स्टार मार के बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है, तो उस समय पर आपको इन फ्लैश कार्ड्स, इन स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करना है। अगर उस पेज में मैम बोल रही है 4 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं, तो बड़ा वाला स्टिकी नोट्स इस्तेमाल करिए। इसका कलर शुड बी ब्राइट, पिंक कलर यूज़ करिए, ग्रीन कलर यूज़ करिए, येलो कलर यूज़ करिए, और स्टार लगाकर उस पेज के उन 4 पॉइंट को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है लल्ला, उसको लगाइए और उसको उस पेज पर चिपका दीजिए।
समझ आ रही है बात? अगर उस पेज में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसके लिए छोटा सा स्टिकी नोट इस्तेमाल करिए, कलर ब्राइट होना चाहिए और एक स्टार मार्क लगाकर वहाँ पर उसे चिपका दीजिए। अगर उस पन्ने में, उस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो लीव इट। स्टिकी नोट लगाने का मतलब ये नहीं है कि उस पन्ने को हमेशा के लिए छोड़ देना, कभी पढ़ना नहीं, स्टिकी नोट्स पढ़ना है। लास्ट मिनट जब हम रिविजन बायोलॉजी का करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतने मोटे मोटे नोट्स, शिवराम का लेक्चर, ये सब देख पाएँ। उस समय पर हमारी हेल्प सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं? वो स्टिकी नोट्स करते हैं। जब आप एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर हाय हाय रे धूमता रे भगवान कहाँ जाऊँ मैं, भगवान है माता जी हम कहाँ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बुक पलटना है, स्टिकी नोट्स देखना है और अपनी बायोलॉजी में फोड़ कर आना है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आप बायोलॉजी के लिए नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो लल्ला। तो ये नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी। स्टिकी नोट्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू लर्न टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको, ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों? ओहो हो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऑलवेज यूज टू ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम। मैम भी को भी आपने देखा होगा कि मैम भी कोई बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, पर हमेशा कितना भी थ्योरी लिखा रहे। एक बायोलॉजी के टीचर की यही पहचान है। मैम को आपने देखा होगा कि आई एम नॉट अ वेरी गुड हैंड राइटर, मैं बहुत अच्छा लिखती नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर लिखती नहीं हूँ, बट मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि बोर्ड पर मैं लिखूँ, ठीक है, ताकि अच्छा, इसीलिए मैं प्रिंटेड नोट्स भी लेके आती हूँ ताकि अगर आपको हैंड रिटन समझ में नहीं आ रहा तो प्रिंटेड समझ में आ जाए। फिर मैम ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से छोटे छोटे से डायग्राम बनाए ताकि मेरे प्यारे लल्ला लोगों को, मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों को सब कुछ समझ में आए। वेल लेबल डायग्राम बनाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आइए ना समझते हैं। देखिए क्या होते हैं वेल लेबल डायग्राम बनाने के फ़ायदे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो वेल लेबल डायग्राम जो है किसी भी, देखो जब भी, इट्स नॉट अबाउट कि ये लेक्चर सिर्फ जो है आपके 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 11, 12th एंड नीट स्टूडेंट टू। वेल लेबल डायग्राम बनाने से आपको बड़ी थ्योरी से बहुत बचाव मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ट का डिस्क्रिप्शन है 3 पन्ने का, तो बेटा जी सीधी सी बात यह है, मान लीजिए हार्ट की लेयर के बारे में बात करें, थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं। मान लो हार्ट के पास जो है फलाना 3 लेयर होती हैं मैम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, हाँ मैम समझ गए, ठीक है। अब जो भी लेयर्स हैं XYZ, वहाँ पर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन है कि किससे वो बनी रहती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, वहाँ पर हार्ट का डायग्राम एक प्लेन से, और अच्छे से हमेशा ये यूज़ करा करिए, बायोलॉजी की कॉपी हमेशा प्लेन बनाया करिए। प्लेन मतलब जिसमें लाइंस नहीं रहती, ठीक है। मैम लिखना कैसे सीखेंगे बेटा, इतने बड़े हो गए कि अपने को लिखना आता है तो लिखने का टेंशन नहीं लेना है अभी। सो आप कोशिश किया ये करिए कि प्लेन वाले पन्ने वाली कॉपियाँ बनाया करिए, और प्लेन वाले पन्ने वाली कॉपियों में बढ़िया से एक सुंदर सा डायग्राम बनाया करिए। आप अपना देखो कैसे अपन रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे एक छोटा सा डायग्राम, छोटा मतलब बड़ा दिखना चाहिए वो, अच्छा सा एक डायग्राम ड्रॉ करिए। मैम आता ही नहीं है, प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से लोग पहाड़ में से पानी निकाल लेते हैं यार। अपन एक डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो एक डायग्राम बनाइए। और किसी, जैसे मान लीजिए हार्ट की लेयर के बारे में बात कर रहा है, अब उन हार्ट की लेयर को एक बॉक्स में लिखिए, बॉक्स में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए, मतलब पूरे हार्ट का डिस्क्रिप्शन उसके एक डायग्राम में होना चाहिए। इस तरीके से आपको लास्ट मिनट रिवीजन के समय उस हार्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की बजाय आप उस सिर्फ डायग्राम को देख सकते हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ कि मान लीजिए कि 5 से 7 नंबर क्वेश्चन में हार्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है, ये XYZ किसी भी क्वेश्चन के लिए हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, उतना समय नहीं है आपके पास, धड़ से पेंसिल उठाइए, सड़ से डायग्राम बनाइए और फड़ से उसके चारों तरफ, डायग्राम के ही चारों तरफ थ्योरी लिख दीजिए। इससे आप ये मत समझिएगा कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। डायग्राम नहीं बनाओगे, थ्योरी कितनी भी बकवासें कर लोगे, 10 पन्ने लिख लोगे, नंबर नहीं मिलेगा। पर एक डायग्राम के बाद आप आधे पन्ने 10 लाइन की भी थ्योरी लिखोगे तो गारंटी है कि पूरे नंबर मिलेंगे। वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने से पहले तो आपके माइंड में एक जो है थ्योरी क्रिएट हो जाती है कि इसके आसपास मुझे क्या लिखना है। वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने से आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है ताकि आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बना पाएँ। वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने से आप विगरस थ्योरी
थ्योरी पढ़ने से बच जाते हैं। वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने से लास्ट मिनट रिवीजन हमेशा बहुत ही ईजी बीजी हो जाता है। ये इसके फायदे हैं। तो हमेशा वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए और हमेशा ट्राई करिए कि एक सुंदर नीट एंड क्लीन डायग्राम बने। मैम सुंदर नहीं बनता तो क्या करें? नीट एंड क्लीन शुड बी जो है तो मैंडेटरी। ओके, नीट एंड क्लीन तो डायग्राम होना ही होना मांगता। अगर ये नहीं होगा बच्चों तो आप फंस सकते हैं। गीची पीची करोगे तो फिर हो गया। समझ में आ गई बात? ये कहानी क्लियर हो गई। जैसे ये गाजर बना रहा है, लुक एट दिस मैन। अब ये गाजर जो है कितना सुंदर बनाया। अब इसको गाजर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी के चारों तरफ ये थ्योरी लिख देगा। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सो 2 पॉइंट हमको ये समझ में आया कि हम किस तरीके से बायोलॉजी को लर्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट समझते हैं क्या है। हमेशा ये याद रखिए, ठीक है, मतलब मैं देखती हूँ कि मतलब लोगों के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, नहीं नहीं हम बुक को गंदा नहीं करेंगे। किसी की बुक को देखकर उसके फसाने बता, मतलब लोगों को ये शायरी होती है ना, तेरी आँखों की को देखकर तेरी रात का फसाना पता चलता है कि तू सोया है या तू अपने यार की यादों में जागा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। किसी की भी टेक्स्ट बुक देखकर उसका टीचर ये बता सकता है कि बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। खैर टीचर को क्यों बताना है कि तू पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बेटा जी तुझे सिर्फ ये बताना है कि तू कितना पढ़ा है। सो बेसिकली आपकी बुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइलाइटर इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं आपके मार्केट में, जाइए उनको लेकर आइए। ऑलवेज यूज़, जब बुक को हाईलाइट करते समय डार्क हाइलाइटर मत यूज़ करिए, फ्लैश कार्ड्स डार्क यूज़ करिए। हाइलाइटर जो है हमेशा थोड़ा लाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे लाइट ग्रीन कलर का जो हाइलाइटर आता है इट इज़ द बेस्ट हाइलाइटर, उसको आप इस्तेमाल करिए। और ये नहीं कि पूरी बुक जो है तो वो रंग दिया आपने। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शिप्रा मैम बोल रही थी कि एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ा रही थी, वो तो ये जो है अपने को चाहिए। तो उन बुक्स में उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। फ्लैश कार्ड्स नहीं है आपके पास, नहीं बाजार में लेने जा पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप बुक को हाईलाइट करिए कि लास्ट मिनट में आप उतनी भयंकर थ्योरी से बच सके और आप अपनी हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखकर उसे पढ़ सकें। बाल बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। बुक को मतलब मेरी तो बहुत मतलब ये मानो बचपन से ही ये मेरी बड़ी आदत रही है। मैं किसी भी बुक को बिना गोदागादी करे पढ़ ही नहीं सकती हूँ। जब उस बुक को देखती हूँ तो उसके चारों तरफ देखती हूँ, ठीक है। इवन तुमको भी पढ़ाने आती हूँ ना, तो मुझे अगर मान लो कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मान लो कि मैं नीट को पढ़ाने जा रही हूँ, 11th-12th को पढ़ाने जा रही हूँ, तो मुझे अगर कोई बड़ा टॉपिक बनाना है, पढ़ाना है, तो उसके पहले मैं एक माइंड मैप रेडी कर लेती हूँ कि आज बच्चों को मुझे क्या पढ़ाना है। माइंड मैप को जल्दी से एक कॉपी में लिख लेती हूँ, फिर उस माइंड मैप सोचती हूँ चलो ये भी ऐड कर लेती हूँ, ये भी ऐड कर लेती हूँ, ये भी ऐड कर लेती हूँ। 4 दिन बाद मैं उस माइंड मैप को देखती हूँ तो मुझे ये याद आ जाता है कि मैंने क्या पढ़ा है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने से, लिखने से आपके मन में एक फ्रेम तैयार हो जाता है कि मुझे एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है। और आप ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है इसको यू कैन यूज़ दीज मेथड्स इनटू द सोशल साइंस, यू कैन यूज़ दिस मेथड इन द बायोलॉजी टू। आप यूज़ कर सकते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। और मैं आपको पहले दिन से ये बता रही हूँ कि बायोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। You always remember this. Biology is the slow gradual process of learning. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक दिन में आप बायोलॉजी सीख पाएंगे, एक दिन में आप सोशल साइंस सीख पाएंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी बिल्डिंग को, तभी एक इमारत खड़ी हो पाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक रात में पढ़कर आप एग्जाम दे आएंगे तो आप पास हो सकते हैं, पर आप टॉप नहीं कर सकते हैं। सेम देखिए, ये प्रैक्टिस हर चीज़ के साथ अप्लाई होती है, पर इस सब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगाने होते। इस सब्जेक्ट में धीरे धीरे लर्न करके चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप स्टोर करना होता है। तो जिसकी मेमोरी में लर्निंग जितनी ज़्यादा स्टोर होगी, एग्जाम में वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें अकल लगाने वाली चीज़ ज़्यादा होती नहीं है। तो मैम बायोलॉजी बिना अकल वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें स्टार्टिंग से अकल लगानी होती है। क्लियर है? तो ये भी आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, मेक द माइंड मार्क्स। माइंड मार्क्स का समझ में आता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बात कर रही थी, आपसे यही बात कर रही थी ना। माइंड मार्क्स का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आज मैंने पढ़ा, मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सपोज दैट कि आज मेरा मन है कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ूंगी। मैं पूरे 2-3 घंटे तक बैठी रही और बढ़िया तरीके से मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है। पर अगर मुझे कोई बोल दे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो शायद मैं उतना जल्दी लिख नहीं पाऊँ। तो हमेशा अपने मन को तैयार करिए कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा शिप्रा मैम, तो मैं कैसे लिखूँगा। हर समय शिप्रा मैम वहाँ पे नहीं बैठी रहेगी, मैं यहाँ से तुझे बेटा
15,000 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के भेजूंगी, अल्टीमेटली लिखना तो तुम्हारे ही हाथों से है ना। तुम्हें शिप्रा मैम थोड़ी आएगी लिखाने के लिए, तो अल्टीमेटली परफॉर्म तो तुम्हें अपने हाथों से ही करना है कि नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए एक माइंड मार्क्स तैयार करने होते हैं, माइंड मैप्स तैयार करने होते हैं। माइंड मैप्स तैयार कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइंड मैप्स कैसे बनेंगे आइए देखते हैं थोड़े से। तो आइए देखते हैं कि कैसे माइंड मैप्स या माइंड मार्क्स बनाने हैं। माइंड मार्क्स को या माइंड मैप्स भी कहते हैं। देखो सपोज दैट कि मुझे डाइजेशन का माइंड मैप बनाना है, ठीक है। पहले उस चैप्टर को ढंग से पढ़ो। माइंड मैप पहले दिन ही नहीं बनाया जाता, तो पहले उस चैप्टर को ढंग से पढ़ो, ठीक है। फिर डाइजेशन सेंटर पे लिखो डाइजेशन। फिर सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा, माउथ, तो एक एरो निकालो, ठीक है। एक एरो माउथ पे क्या क्या तुमने पढ़ा पूरा लिख डालो। फिर तुमने क्या पढ़ा, ईसोफेगस, एरो लगाओ, ईसोफेगस क्या क्या लिखा है ईसोफेगस में। तो डाइजेशन के चारों तरफ आप उसके हर पार्ट लिख दो और उस हर पार्ट में एरो लगाकर तुमने क्या क्या उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख डालो। अब तुम्हें इतनी विगरस थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉपी खोलो, माइंड मैप को देखो, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। तो माइंड मैप्स एक बहुत ही स्ट्रांग प्रैक्टिस है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करना चाहते हो। मतलब इट इज़ अ बेस्ट लर्निंग प्रोसेस बच्चों, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी चैप्टर को रिवाइज करने का इससे अच्छा मेथड नहीं होता। माइंड मैप कैसे बनाना है इसके लिए मैं एक अलग से सीरीज़, एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगी ताकि आप माइंड मैप बनाना सीख जाओ। माइंड मैप सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट के लिए माइंड मैप सबसे इफेक्टिव होते हैं, सबसे इफेक्टिव। और बायोलॉजी के लिए तो बेहतरीन होते हैं, मतलब बायोलॉजी के लिए तो ये वरदान है, वरदान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ऑलवेज माइंड मैप्स के पहले आपको करना क्या पड़ता है बता दूं मैं। देखो पढ़ना ना, एक बायोलॉजी पढ़ना मैंने बताया कि एक स्टेप बाय प्रोसेस है। तो सबसे पहले बड़ी थ्योरी पढ़ो, ठीक है, प्रॉपरली उसके क्लास नोट्स बनाओ, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब जो है कैसे, छोटे छोटे, जैसे मान लो 10 पन्ने का नोट्स था तो उसको एक पन्ने में लिखो, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के बाद आओ स्टिकी नोट्स पे, स्टिकी नोट्स के बाद आप बनाओ उसका लास्ट में बनाना एकदम माइंड मैप। शॉर्ट नोट्स से क्या होता है कि इतनी बड़ी थ्योरी को हम इतना कर दिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के बाद इतनी बड़ी थ्योरी को इतना कर दिया आपने, फिर स्टिकी नोट से आपने उसको इतना कर दिया और माइंड मैप से पूरे चैप्टर को एक पेज में समा दिया। ये बात इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स भी सेम चीज़ है, रिवाइज करने के तरीके हैं। अब किसी को स्टिकी नोट से समझ में नहीं आता तो वो शॉर्ट नोट बना सकता है। लास्ट मिनट रिवीजन हमेशा माइंड मैप से ही होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए हमेशा अगर आप, मैंने क्या बोला कि बायोलॉजी इज अ लर्निंग प्रोसेस, हर बार हर लाइन में यही क्यों बोल रही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि अगर एक दिन मैंने मैडम का 1 शॉट वीडियो अटेंड कर लिया और उसके बाद 10 दिन बाद मुझे समझ में आ जाएगा, तो नन्ना मुन्ना नहीं समझ में आएगा। आपको हर दिन बायोलॉजी को लर्न करना पड़ेगा। हर दिन तो मत पढ़ो इतना यार, 20 घंटे मत पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो हर दिन। हर दिन शिप्रा मैम लेक्चर लेके आ रही ना, हर दिन वही लेक्चर देख लो, आपका माइंड उसको हमेशा इकट्ठा करता रहेगा और धीरे धीरे बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। मत पढ़ो 20 घंटे, 10 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो रोज़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और कैसे याद कर सकते हैं बायोलॉजी को हम लोग। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमेशा जैसे मान लो मैं कैसे फ्लैश आउट करती थी नोट्स, अपने ध्यान सुनो। जैसे मान लो कि अगर मैंने पढ़ा आज रेस्पिरेशन, समझ रहे हो बात को, रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद मैं क्या करती थी पता है, उसको बंद कर देती थी बुक, ठीक है, उसके बाद जाके सो जाती थी। दूसरे दिन मैंने रेस्पिरेशन खोला नहीं, पर सुबह से मैं अपने माइंड में पढ़ रही थी कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, ये 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 पढ़ा था। बाथरूम में गई, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, नहाते समय ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ओ भूल गए। उसी समय निकलो, अपनी बुक खोलो और देखो कि तुम क्या भूल गए हो। मतलब ये बेटा, मतलब मैं क्या आपको क्या बताऊं कि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ, मतलब ये तुम मानो कि ये मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया। अगर आपको कुछ भी चीज़ याद करनी है ना, पहले पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिर कॉपी बंद कर लो, फिर लिखो क्या भूल गए, उसी समय देखो कि क्या भूल गए, फिर से लिखो, फिर उसके बाद सब बंद कर दो और उसके बाद लर्न कैसे करना है। यहाँ गए ये पढ़ा था, यहाँ गए ये पढ़ा था, घूमते रहो, पर मन में वही चलना चाहिए जो तुम पढ़ के आए। जहाँ बोलो वहीं पर देखो कि तुमने भूले क्या थे। उसके बाद अगर नहीं याद हो ना तो शिप्रा मैम का नाम बदल देना। ये तो मैंने अपने 12th क्लास में अप्लाई किया था और मैं बहुत सक्सेसफुल हुई, मैं अपनी स्टेट टॉपर बनी। समझ गए? याद करते रहो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ठीक है। बोर लगेगा पर ठीक है,
ठीक है, समझ में आई बात। कभी भी किसी भी चीज़ को मिक्स मत करो कि आज अगर शिप्रा मैम ने आर एनवायरनमेंट का वन शॉट बनाया है तो आज हम आर एनवायरनमेंट ही पढ़ेंगे। शिप्रा मैम ने अगर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट बनाया है तो आज हम वही पढ़ेंगे। शिप्रा मैम ने अगर जो है तो क्या नाम से डाइजेशन का बनाया तो हम वही पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बनाया हम वही पढ़ेंगे। अगर उन्होंने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बनाया हम वही पढ़ेंगे। जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको मिक्स मत करो, उसी के क्वेश्चन करो, उसी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, उसी के कंसेप्ट पढ़ो, उसी के स्टिकी नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, उसी का माइंड मैप बनाओ। मिक्स मत करो। मिक्स करोगे तो क्या होगा कि बायोलॉजी लिंकअप सब्जेक्ट होता है, सब कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी और बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक दिन में हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। कभी भी इंटीग्रेट मत करो कि हमने सब मिक्स कर दिया, सब हलवा बन गया, क्योंकि मैथ्स और में कंसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर बेटा बायोलॉजी में सब कुछ एक जैसा लगता है, तो हमें लगता है इसको इसमें लिखना है, उसको इसमें लिखना है। तो हमेशा हर दिन एक ही टॉपिक पढ़ना, ठीक है। आज आर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो अब आर एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं, उसी की नोट सॉल्व कर लेते हैं, उसी का माइंड मैप बना लेते हैं। इस तरीके से आप एक ही टॉपिक में इतने महारत हो जाओगे, फिर दूसरे दिन दूसरा पढ़ लेना यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप बायोलॉजी को अपना अच्छा सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो। आगे बात करते हैं, ठीक, देखो ध्यान से। हमेशा टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। और टेस्ट कैसे करें मैम, हम क्वेश्चन करें क्या? टेस्ट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि आपके आसपास इतनी बुक्स होती हैं, उठाओ एक बुक यार, ले आओ एक बुक। प्रैक्टिस पेपर इतने पड़े हैं मार्केट में, ले आओ एक प्रैक्टिस पेपर, देखो तुम्हारे अंदर कितना बल है। इतने माइंड मैप, स्टिकी नोट्स, फ्लैश कार्ड बनाने के बाद खुद को टेस्ट तो करो बिफोर टीचर टेस्ट टू यू। टीचर आपके मुंह पे टेस्ट फेंके इससे पहले आप तैयार हो? नो, अपन तो तैयार होके आए हैं। ऑलवेज टेस्ट योर सेल्फ कि तुम कितने पानी में हो, और हर आदमी को पता होता है कि वो कितने पानी में है बेटा, ये हमेशा याद रखना। हर आदमी को पता है कि उसका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। नीट वाले को पता होता है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा एग्जाम निकलेगा। अगर निकलेगा नहीं निकलेगा बात की क्यों छोड़ना है, उस पहले दिन से तैयार करो ना कि हमारे अच्छा मैंने टेस्ट दिया, चलो फिर चेक करते ये गलत हो गया, फिर से टेस्ट दो। ऑलवेज टेस्ट योर सेल्फ कि पता चले कि कितने पानी में हो बेटा। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, नेवर मिस योर क्लासेस बेटा। नेवर 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 मिस योर क्लासेस। इफ़ यू मिस्ड योर क्लास यू मिस एवरीथिंग। हम फ्लैश कार्ड, हम शॉर्ट नोट्स, हम माइंड मैप्स सिर्फ तब बना सकते हैं, हम सिर्फ तब बना सकते हैं जब हमने अपनी क्लास अटेंड की हो। बी अटेंटिव इन योर क्लास, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर शिप्रा मैम पढ़ा रही है तो उस समय चैट बॉक्स में घुस कर चटियाने से अच्छा है कि उस समय आप पढ़िए शिप्रा मैम क्या बोल रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए शिप्रा मैम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बजाय इसके कि मुझे इससे नहीं पढ़ना है शिप्रा मैम, मुझे इससे पढ़ना है, मुझे आपसे पढ़ना है, ना क्या बोल रही है शिप्रा मैम, सब तो पढ़ा ही रही हूँ ना, तो पढ़िए ना धीरे धीरे करके, उनको पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता चैट सेक्शन में भेजिए। आपको मेरा सब कुछ पता है ना, इतने दिनों से आप जानते हैं कहाँ पर मैसेज करना आपको, ठीक है। आसपास के लोगों से डिस्कस करिए, शिप्रा मैम ने मुझे ये पढ़ा था, ये नहीं समझ में आया, चलो अपन लोग मिलकर पढ़ते हैं, वापस से लेक्चर देखते हैं, ठीक है। वो आपको सोल्यूशन देगा। नेवर मिस योर क्लास। बड़ी क्लास को मिस करोगे तो छोटी चीज़ें कैसे बना पाओगे। जब भी क्लास पढ़ने आते हो तो एक छोटा, जैसे आपको पता है कि एक दिन पहले आपको पोस्ट मिल गया है तो आपको आर एनवायरनमेंट का थोड़ा सा थॉरली रीड आउट करके आना चाहिए था। रीड आउट करके जाइए। पूरा नहीं समझ में आएगा बेटा, कुछ तो समझ में आएगा, तो आप उसको थॉरली रीड करिए और रीड करके ही क्लास में आइए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो लल्लू है, ये तो सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, तो ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप बनाओ शॉर्ट नोट पहले, उसके बाद क्या बनाओगे, शिप्रा मैम की स्लाइड से प्रॉपरली नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद क्या बनाओगे, जब उसको रिवाइज करोगे तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर जो है आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फ्लैश कार्ड्स बनाओ। फिर आखिरी में सब जब रेडी हो जाए आर एनवायरनमेंट या कोई भी चैप्टर, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो लास्ट में एक प्लेन पन्ने की कॉपियां खरीदनी है आपको और एक पूरे चैप्टर का 2 पेज सेंटर पे टॉपिक लिखना है, उसके चारों तरफ उसका माइंड मैप बना देना है, और फिर कैसे नहीं याद होगा यार, ठीक है। एंड ऑलवेज जब भी हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम टर्मिनोलॉजी ओके ये पहले ये वाला था, पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। देखो जब भी हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं, समझना बात को, तो ऑलवेज ब्रेक्स द टर्मिनोलॉजी। समझ में आई बात?
ऑलवेज ब्रेक्स द टर्मिनोलॉजी। सपोज दैट कि हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी, ब्रेक करो उसको। साइटो का मतलब क्या, हमेशा शिप्रा मैम ऐसी पढ़ाती है ना बेटा, नाम समझो क्या है, इकोसिस्टम का नाम क्या है, पढ़ाया ना, इको सिस्टम मतलब घर की स्टडी, पढ़ाया ना आपको मैंने ये चीज़ें। तो ऑलवेज ब्रेक्स द टर्मिनोलॉजी। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी, बायो का मतलब बायोलॉजिकल लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। सो बेसिकली टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करो और मतलब समझो और फिर उसको पढ़ो। बिना मतलब समझे तो गधे और घोड़े में फर्क नहीं कर पाएगा तुम, तो बायोलॉजी के टर्म समझ पाओगे क्या? टर्मिनोलॉजी को जो बच्चा ब्रेक करना सीख जाता है वो बच्चा उसे लर्न करना भी सीख जाता है। कभी भी पढ़ने से पहले ये याद रखिए कि आप ऑलवेज यूज द निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्राणी है, जैसे उसको यूरिया निकालना है बाहर, जैसे हम लोग जो होते हैं वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, और हमेशा हम एक्सक्रीशन में क्या बाहर निकालते हैं बेटा, हम बाहर निकालते हैं यूरिया। अब ये कैसे याद रखें? अच्छा, यूरिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम एक दिन में करीब 1.5 लीटर के आसपास यूरिन करते हैं, सूसू करते हैं, पेशाब करते हैं। मैडम ये तो बहुत टफ है यार, कैसे याद करेंगे? पानी कम न ज़्यादा, ये है यूरिया का वादा बेटा। पानी कम न ज़्यादा, ये है यूरिया का वादा। ज़्यादा नहीं लगेगा, कम नहीं लगेगा, ये है यूरिया का वादा। तो इस तरीके से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से जिंगल बनाकर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और मेरे प्यारे क्लास 11-12 के बच्चों, आपको तुम इतनी जिंगल्स पढ़ाती हूँ, फिर आपको इतनी टेंशन क्यों है? तो हर जिंगल मैंने बना रखी है, उससे आपको चीज़ें पढ़ने में आसान। मैंने तो पूरी स्टोरी बना रखी है कि एक चैप्टर, अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसकी स्टोरी बता देती हूँ, स्टोरी लर्न कर ली, बस हो गया शिप्रा मैम, टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा। तो किसी भी चीज़ को स्टोरी की तरह पढ़ी, और हमेशा मैं हर चीज़ में स्टोरी बताती हूँ। बायोलॉजी आपको मेरे साथ इतनी इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए कि शिप्रा मैम मजाक करती रहती है, सब्जेक्ट को लाइट, इतना सब्जेक्ट लाइट नहीं है ये, इतना सब्जेक्ट को लाइट बनाए रहती है, कुछ ना कुछ हंसी ठिठोली चलती रहती है, इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी बता देती हैं, तो चीज़ें याद रहती हैं इसे, इसीलिए तुम जो है तुमको बायोलॉजी शिप्रा मैम से पढ़ने में मजा आता है। बोरिंग नहीं करती सब्जेक्ट को मैं, ठीक है? जहाँ आपने बोरिंग किया आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, निमोनिक वाले पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी बायोलॉजी को बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा, कम टू शिप्रा मैम क्लास एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये शिप्रा मैम की क्लास है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसे भी क्लास हो, हमेशा क्लास अटेंड करिएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें अप्लाई करिएगा। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी, ये पूरी स्टोरी है। और मैं आपको बताऊं, जब हम 9, 10, 11, 12 सब हम लिंकअप करते हैं। और ये मत सोचिएगा कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हम वो पढ़ने आए तो सिर्फ वही पढ़ेंगे। हो सकता है कोई पिछला टॉपिक या आगे आने वाले टॉपिक को मैं जोड़ दूं और फिर मैं उस दिन पूछूं, बेटा तुम्हें बताया था ना। तो इट इज जस्ट अ स्टोरी, आपको स्टोरी की तरह ये समझना है। और जो बच्चा ये समझ लेता है वो डेफिनेटली बायोलॉजी उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। और मैं बताऊं, बायोलॉजी वालों का तो बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है? कारण यही है कि वो स्टोरी, वो क्या है, एसेंस को समझ जाते हैं सब्जेक्ट की, कैसे पढ़ना है। हमें आज जो मैंने मेथड्स आपको बताए हैं, जो बच्चा इसको अप्लाई कर लेगा, ना गारंटी 3-4 महीने के अंदर बायोलॉजी उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, तो शिप्रा मैम की बात बदल देना। वो याद रखना कि मेमोराइज करते रहो, क्या पढ़ा था, जिस समय भूलो उस समय किताब कॉपी खोल कर देखो। देखिए आज क्या है आपके लिए थॉट, मेकिंग मिस्टेक इज बेटर देन फेकिंग परफेक्शंस, ठीक है? हाँ, गलती कर रहे हो बुक चेक करो जाके, बजाय इसके कि मुझे तो सब आता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि गंदे गंदे से बड़े बड़े से डाउट टीचर से पूछते हैं। इवन तुम लोग भी कभी कभी ऐसे डाउट्स पूछते हो जो तुम्हारे काम के नहीं होते। शिप्रा मैम को आता है, पर फेकिंग योर परफेक्शन इज नॉट मेकिंग यू बेटर। ये हमेशा याद रखना, कभी भी अपने परफेक्शन को फेक मत करो। जो तुम हो वो तुम दिखाओ। मुझे कोई टॉपिक नहीं आता, मैं बोलती हूँ यार ये बकवास लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे हमेशा वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अगर तुम किसी चीज़ में गलत हो उसे एक्सेप्ट करो, कहीं पर भी भूल जाओ बुक खोल कर देखो, इसमें कोई शर्म नहीं, बाजू बाजू वाला नहीं देख रहा है। हमेशा आईना अपने आप को ही देखता है, ठीक है? तो उस आईने में आप हमेशा अपनी अच्छी इमेज देखो। इसी उम्मीद के साथ मैं ये समझ रही हूँ कि आज की कहानी जो मुझे थी सुनानी वो समझ गए होगे। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं बायोलॉजी लेके आऊँगी तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होगे बच्चों। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। इसी उम्मीद के साथ कि बायोलॉजी आज से आपको पसंद आने लगेगी। किसी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल अमेजिंग अच्छे से लेक्चर में मिलूंगी। तब तक थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना और बायोलॉजी पढ़ते रहना शिप्रा मैम के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।